अपनी माँ और पापा से ये कहना कि मैं कल उनका इंटरव्यू करने आ रहा हूँ। चुनाव सर्वे की रिपोर्ट तो आप देख ही रही होंगी। हाँ हाँ देख रही हूँ। कल तक तुम उनके करीब बैठा करती थी, लेकिन आज उन्हीं की सीट पर बैठने का ख्वाब देख रही हो। किसी के साथ रिश्ते इतने भी मत बिगाड़ो कि कभी नजरें मिल जाए तो नजरें झुकानी पड़े। जनता का रुझान अब रजनी वर्मा की ओर है और उन्हें ही अब वोट मिलता नजर आ रहा है। आदित्य जब घर आया था तो उससे बहुत सी बातें हुई और उसने कहा था कि माँ और पापा को अपनी बात सबके सामने रखनी चाहिए। हाँ नमस्कार भानु प्रताप जी। आखिर वही हुआ ना जिस बात का हमें डर था। पार्टी चलाने के लिए और एकता बनाए रखने के लिए सबको साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। अब सरकार में हमने किसे मंत्री पद दिया है और किसे नहीं दिया है ये अलग बात है, लेकिन अगर हम उन पर हुकूमत करने की कोशिश करेंगे तो वो कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए ये बात तो पार्टी वाले जान चुके हैं कि बलदेव सिंह को बर्खास्त करने के लिए जो मीटिंग बुलाई गई थी, ये जानकर बहुत से एमएलएज और पार्टी के नेता हमारी उस मीटिंग में नहीं आए। अब ये बात आपको भी समझ लेना चाहिए कि बलदेव सिंह ने अपना दबदबा पार्टी में कैसा बना रखा है, और इस बात का अंदाजा मीटिंग के फेल होने से हमारी पार्टी को भी हो गया। देखिए सर, मैंने अभी आपको इसलिए फोन किया है ताकि कल को आप ये न कहे कि मैंने आपकी सलाह नहीं ली। देखिए मैं आपका मतलब समझ गया। ये बात तो तय है कि आप उन मुद्दों को उठाना चाहते हैं जो सबके सामने हैं, जैसे कि शारदा देवी पर गोली किसने चलाई और अदालत के बाहर कमलजीत की किसने हत्या की। हाँ, ये शारदा देवी की गोलीकांड को लेकर पार्टी में भी आवाज उठ रही है। देखिए ये वो मामले हैं जिनकी छानबीन बहुत ही गंभीरता से लेनी चाहिए, मैं ये बात मानता हूं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बलदेव सिंह के खिलाफ ये मुद्दा उठाने से पार्टी में बहुत गलत संदेश जाएगा। इसलिए मेरी आपको ये सलाह है कि जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते हम सबका खामोश रहना ही बेहतर होगा, हमारे लिए भी और पार्टी के लिए भी। जी नमस्कार। ये लो बेटा, तुम दोनों के मनपसंद गाजर का हलवा। माँ तुम्हारे हाथों के नाश्ते में तो वाकई कमाल का टेस्ट होता है। इसमें माँ का प्यार भी तो होता है ना बेटा। मैं तो वो बात सोचती हूँ, जब तुम लोग छोटे थे तो तुम दोनों के लिए मैंने कितने सपने देखे थे, लेकिन आज तो मुझे वो भी याद नहीं कि मैं तुम दोनों के लिए क्या सपने देखती थी। बस हाँ, इस बात का ख्याल आता है कि मैं ये सब कुछ कब तक करती रहूंगी। बेटा संजय, अब तो तुमने ऑफिस भी ज्वाइन कर ली, सब फिक्स है तुम्हारा। तुम बेटा शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर घर में बहू आ जाएगी तो मेरा वक्त गुजर जाएगा उसके साथ। क्या है ना, तुम दोनों जब बाहर जाते हो ना तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। माँ, मैंने शादी करने से मना कब किया है? लेकिन दीदी बड़ी है, पहले दीदी को शादी करना चाहिए था। अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो लोग क्या कहेंगे? बड़ी बहन घर में बैठी है और भाई ने शादी कर ली। मेरे लिए किसी को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लोग क्या कहेंगे, ये भी कोई बात है? लोगों को जो कहना है वो कहते रहें। मैंने आज तक लोगों की परवाह नहीं की। मैंने जो ठीक समझा है वही किया है। और संजय, अगर तुम्हें शादी करनी है ना तो कर लो, मेरी राह देखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे लेकिन बेटा, इतना नाराज होने की क्या बात है? वो जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है ना? माँ तुम भी, हद हो गई है। अरे लेकिन नाश्ता तो कर ले जा बेटा। ठीक, नाश्ता कर ले।
आइए मैडम। इंटरव्यू शुरू करें? जी। आपने पहली बार राजनीति में कदम रखा है और पहली बार ही आप जीवन नगर से विधायक का चुनाव लड़ रही हैं। जी हाँ, मैं पहली बार लड़ रही हूँ। अब तक तो घर संभाल रही थी। लोगों ने कहा मुझे अपने पति के क्षेत्र से, जीवन नगर से चुनाव में खड़ा होना चाहिए, तो मैंने हाँ कह दिया। अगर आप ये चुनाव जीती तो क्या करेंगी और कैसे करेंगी? देखिए, ये बात जरूर है कि मैं पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ। हालांकि मेरे घर का माहौल राजनीतिक ही है। मैंने क्षेत्र में समाज सेवा की है। अगर मैं जीत गई तो क्षेत्र में वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। मैं समझा नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं आसमान से तारे तोड़कर लाऊंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी, एक नारी होने के नाते घर के चार दीवारी के बीच रहने वाली नारी की समस्याओं को जानती हूँ। मैं उनके लिए लड़ूंगी। आपने अपने क्षेत्र के विकास के बारे में क्या सोचा है? अगर मैं ये चुनाव जीत गई तो विकास के सपने नहीं देखूंगी, बल्कि उन सपनों पर अमल करूंगी। बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाना होगा। उन समस्याओं पर रोशनी डालेंगी आप? जैसे सोचा था अभ्यास को आगे बढ़ाना, गांव के हर घर में शौचालय का होना, किसानों का विकास होना, उनकी हर जरूरतों को पूरा करना और सरकार की ओर से उन्हें पूरी तरह से सहायता प्राप्त करवाना। यानी आप चुनाव जीती तो इन सब बातों को अच्छी तरह से अमल में लाया जाएगा? हाँ, जरूर लाया जाएगा। जब भी जनता को मेरी जरूरत होगी, जनता मुझे इनके साथ पाएगी। सचमुच बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। अब कुछ जरूरी सवाल। आपके पति पर जो इल्जाम लगे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं जानती हूँ ये इल्जाम झूठे हैं। उस इल्जाम को सच साबित करने के लिए कमलजीत को मार दिया गया है। मैं चाहती हूँ सच्चाई सामने आए, झूठा इल्जाम लगाने वालों को जनता के सामने लाया जाए। अब तक मैं जो भी कर रही थी अपने छोटे से परिवार के लिए कर रही थी, लेकिन अब मैं जो भी करूंगी अपने जीवन नगर परिवार के लिए करूंगी। अब ये परिवार मेरा है। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद। देखो बेटा, राजनीति में क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम। मैं तो जिंदगी का दस्तूर जानती हूँ, और जिंदगी का दस्तूर ये कहता है कि किसी से इतने भी रिश्ते मत बिगाड़ो कि नजरें मिलाई जाए तो शर्म के मारे नजरें झुकानी पड़े। जीत का गुरूर तो मुझे तुम में भी नजर आ रहा है। जो तुमने जिंदगी की मंजिलें बनाई है उसे प्यार से हासिल करो, गुरूर से नहीं। जिंदगी का दस्तूर एक ये भी कि जो इंसान देता है ना वही लौटकर उसके पास आ जाए। इसलिए दुआएं के बदले तुम्हें दुआएं मिलेगी और बद्दुआएं के बदले तुम्हें बद्दुआएं। बेटा संजय, अब तो तुमने ऑफिस भी ज्वाइन कर ली, सब फिक्स है तुम्हारा। तुम बेटा शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो लोग क्या कहेंगे? बड़ी बहन घर में बैठी है और भाई ने शादी कर ली। अरे लेकिन बेटा इतना नाराज होने की क्या बात है? वो जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है ना। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग शांतिलाल। क्या बात है मैडम, आप कुछ परेशान लग रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शांतिलाल। चुनाव प्रचार का काम ठीक चल रहा है ना? हाँ हाँ, प्रचार तो ठीक ही चल रहा है और मेरे सारे कार्यकर्ता प्रचार में लगे हुए हैं। और अभी अभी खबर मिली है कि शारदा देवी आज सुंदरगंज की ओर प्रचार के लिए निकली है। ओह, पति पत्नी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। उसे बचाने की कोशिश तो करेंगे ही।
आप एक काम कीजिए, अपने कुछ कार्यकर्ता शारदा देवी के पीछे लगा दीजिए। क्या? हाँ, जो उन पर नजर रख सके, जो इस बात पर ध्यान दे सके कि शारदा देवी कौन से तथ्य जनता के सामने रख रही हैं, किन मुद्दों पर बात कर रही हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आज शारदा देवी जिस इलाके में जाकर अपनी लहर बनाने की कोशिश करेंगी, अगले दिन हम उसी इलाके में जाकर उनकी लहर को खत्म करेंगे। समझ गया मैडम, बहुत ही अच्छा सोचा है आपने। मैं अपने कुछ कार्यकर्ता शारदा देवी के पीछे आज ही लगा देता हूँ। ऐसे कार्यकर्ता को लगाना जिसके बारे में किसी को शक ना हो सके, जो दूर रहकर शारदा देवी पर नजर रख सके। उनके भाषण अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर सकता है। दिन में शारदा देवी जो कुछ भी कहेंगी, रात में हम उसकी काट ढूंढेंगे और अगले दिन जनता में अपनी बात रखेंगे। ठीक है मैडम, मैं अभी अपने कार्यकर्ताओं से बात करता हूँ। जीवन नगर के निवासियों, हमसे ये कहा गया है कि आप लोग हमारा भाषण सुनने के लिए आए हैं। हमें भाषण देना तो आता नहीं, क्योंकि हम कोई नेता तो है ही नहीं। हम घर संभालने वाली कामकाजी महिला हैं। हम कोई काम कहकर नहीं, करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। हटो हटो हटो, मुझे शारदा देवी से मिलना है। मुझे शारदा देवी से रुकिए, आप आगे नहीं जा सकती। मुझे शारदा देवी से ही मिलना है। अपने दुख दर्द की बात उन्हें कहना है। आने दीजिए उन्हें। आप आइए, यहाँ आइए। जी कहिए, क्या कहना है आपको हमसे? मैं अकेली जान, मेरा कोई सहारा नहीं है। विधवा पेंशन के लिए प्रधान के साथ मैं शहर के 6 महीने से चक्कर लगा रही हूँ, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप यदि विधवा पेंशन लागू करवा देती तो बहुत अच्छा होता बहन। अभी तो शासन में ऐसे कामों के लिए रोक लगा दिया गया है। चुनाव के बाद आप हमसे मिलिएगा, हम आपका काम जरूर कर देंगे। बहू, इनसे इनका नाम और पता ले लेना। आपको मंत्री जी से कहना था ना? गई थी ना मंत्री जी से मिलने, अपना दुख दर्द कहने ही तो गई थी। पुलिस लाठी मार मार कर भगा रही थी। भगदड़ में मेरा चश्मा भी गिरकर टूट गया। आप चिंता न कीजिए, पेंशन भी लगवा दूंगी और आपका चश्मा भी बनवा दूंगी। आप बहुत जिए। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपको ही जीता है, आपको ही जीता है। हम ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। जिस दिन चुनाव में खड़ी हुई थी, हमने उसी दिन तय कर लिया था, आप सबको हम अपना परिवार का सदस्य मानेंगे और आपके हर कठिन वक्त में आप लोग हमें आपके साथ पाएंगे। हमारा प्रमुख काम होगा जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने का और हर एक को काम दिलाने का। आप हमें जिताएंगे तो हम आपसे वादा करते हैं, ये काम हम पूरा करके दिखाएंगे। ये जीत हमारी नहीं, आप सबकी जीत है और इनकी जीत है। जो अपने आस्तीनों में खंजर छुपाए बैठे हैं, उनसे गले मिलने की सलाह दे रहे हैं। जिंदगी एक भंवर है।
रजनी देवी जिंदाबाद, रजनी देवी जिंदाबाद। भाइयों नमस्कार। चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है और जनता को लुभाने के लिए, उन्हें गुमराह करने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन आप सबको पता ही है कि बड़े कांटे की टक्कर है। लेकिन फैसला आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली सुश्री रजनी देवी आपके सामने है। इस क्षेत्र के विकास के लिए और आप सबकी उन्नति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सबका वोट सिर्फ और सिर्फ सुश्री रजनी वर्मा को ही जाना चाहिए। रजनी देवी जिंदाबाद, रजनी देवी जिंदाबाद, रजनी देवी जिंदाबाद, रजनी देवी जिंदाबाद। अब मैं चाहूंगा कि माननीय रजनी देवी जी आप लोगों से मुखातिब हों। रजनी देवी जिंदाबाद, रजनी देवी जिंदाबाद, रजनी देवी जिंदाबाद, रजनी देवी जिंदाबाद। भाइयों, मैं एक बहुत ही छोटी सी उम्मीदवार हूँ और अगर आज मैं इस चुनाव में खड़ी हुई हूँ तो सिर्फ आप लोगों के विश्वास की बदौलत। मैं पिछले 15 सालों से देखती आ रही हूँ, हर बार चुनाव होता है और हर बार आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ है जिसे विकास के तौर पर सही मायने में गिनवाया जा सके। जिनका आचार, विचार, व्यवहार ही शुद्ध नहीं है, वो क्षेत्र का विकास भला क्या करेंगे। भाइयों, आप समझ रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ अपराध का बोलबाला है। एक तो जनता के सामने कभी सच्चाई आ नहीं पाती, और अगर पुलिस ने निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ किसी अपराधी को गिरफ्तार कर भी लिया तो खुद को बचाने के लिए उसे अदालत के सामने गोली मार दी जाती है। ये कैसा प्रशासन है, ये कैसी व्यवस्था है। जिन लोगों को हमने जिम्मेदारी दे रखी है, क्या वो इस लायक हैं? ये अब आप लोगों को सोचना है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे भारी मतों से विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। रजनी देवी जिंदाबाद, 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 रजनी देवी जिंदाबाद। सर, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप हमारी बात माने तो। हाँ बोलो ना प्रदीप, क्या कहना चाहते हो? सर, अगर दो पड़ोसी आपस में एक दूसरे का घर जलाने की कोशिश करना शुरू कर दें तो दोनों के घर नहीं बसते हैं सर। कहना क्या चाहते हो तुम? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि क्या किसी भी तरह से आपका और भानु प्रताप जी का टकराव टाला नहीं जा सकता? हम तो ये चाहते थे सर कि आज आप विधानसभा गए थे तो मुख्यमंत्री जी से भी मिल लेते, क्योंकि कई बार बात करने से ही बात बनती है। जो अपने आस्तीनों में खंजर छुपाए बैठे हैं उनसे गले मिलने की सलाह दे रहे हो? भानु प्रताप से गले मिलना मतलब अपने आप को भानु प्रताप के हवाले कर देना है। और वो एक ऐसा शख्स है जो किसी का नहीं हुआ प्रदीप। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, सत्ता। और सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और सिर्फ सत्ता खोने के डर ने उसे मेरे खिलाफ किया है। हम समझते हैं सर, लेकिन पता नहीं ये लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी। आपको पार्टी छोड़नी पड़ेगी या भानु प्रताप जी को पार्टी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो पार्टी का ही होगा। पार्टी टूट जाएगी सर। आचार्य जी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पार्टी को खड़ा करने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। अगर पार्टी मुझे बर्खास्त करती है तो इसमें मेरे लिए ही नहीं, आचार्य जी के लिए भी बहुत शर्मनाक बात होगी। और वो लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर बलदेव सिंह चाहे तो एक नई पार्टी खड़ी कर सकता है। इस पार्टी में से कई असंतुष्ट मिले हैं जो आंख बंद करके मेरे साथ आएंगे प्रदीप। अरे बेटा। पापा। आओ बेटा। आज फिर माँ का इंटरव्यू आदित्य के चैनल पर आने वाला है। क्या आज इसका इंटरव्यू हुआ है? हाँ पापा, आदित्य आया था, इंटरव्यू लेके गया है।
इस बार ऐसी चोट पड़ेगी कि शारदा देवी का नामो निशान मिट जाएगा और ये भी हो सके कि शारदा देवी की जमानत जब्त हो जाए। जिंदगी आज इंटरव्यू में माँ ने बहुत अच्छा बोला। तो तुम्हारी माँ सचमुच बहुत अच्छा बोलती हैं। भाई जब मैं बोलता हूं तो लोगों के दिमाग पर असर होता है, लेकिन जब वो बोलती हैं तो उनकी बातें दिलों को छू जाती हैं। मैं तो चाहता हूं कि शारदा बोले और खुलकर बोले। चुनाव में जो अंजाम होना है वो तो होगा ही, लेकिन शारदा को अपने दिल की बात जनता के सामने खुलकर बोलनी चाहिए, खुलकर। रजनी वर्मा का रुझान जो है वो जनता के बीच में बढ़ रहा है, इसे हरगिज कम नहीं होने दिया जाएगा। मैं तो यूं कहूं जी, बस आप पार्टी के अंदर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखो। हाँ, वो राजवीर से मेरी बात हो गई है, वो कल परसों में अपना काम शुरू कर देगा। ऐसी चोट मारेगा घर में बैठे बैठे बलदेव सिंह को कि चारों खाने चित्त गिरेंगे। हाँ, समझ नहीं पाएंगे कि हुआ क्या। मुझे कभी कभी लगता है कि वाकई तुम तरक्की कर रहे हो। मुझे चिल्ला तो आप ही का हूं। ठीक है। अरे आइए आइए रजनी जी, बैठिए। नमस्कार त्यागी जी। और चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? जनता का प्रतिसाद तो अच्छा है, लेकिन फिर भी जनता भी थोड़ी असमंजस में है। हाँ हाँ, तो इसमें अचरज की क्या बात है भाई? वो क्षेत्र पिछले 15 सालों से बलदेव जी का रहा है, वो लगातार वहां से सीट जीतते रहे। लेकिन थोड़ी बहुत जो लहर बची है उसका भी कुछ सोचिए त्यागी जी। अरे सोच लिया सोच लिया। इस लहर को मिटाने के लिए एक और चोट पड़ने वाली है। इस बार ऐसी चोट पड़ेगी कि शारदा देवी का नामो निशान मिट जाएगा और ये भी हो सके कि शारदा देवी की जमानत जब्त हो जाए। चुनाव प्रचार का ये आखिरी दौर चल रहा है। अब वक्त बहुत कम है हमारे पास, हमें जो भी करना होगा बहुत जल्द ही करना होगा। जल्दी नहीं, बल्कि आज ही, आज। इंतजार करो एक बड़े धमाके का। उस किडनैपर को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। कौन है वो? वो मंत्री बलदेव सिंह का बेटा है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे गलतफहमी क्यों होगी? इन्होंने किडनैप किया है। इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं मेरे पास। चलिए आप मेरे साथ। यू आर अंडर अरेस्ट।